सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये पंक्तियां तो आपने सुनी ही होगी। इन्हीं पंक्तियों को लिखने वाला मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं वही अटल हूँ जो मात्र 13 दिन और 13 महीने का प्रधानमंत्री भी रहा। हाँ, मैं वही अटल हूँ जिसे आपने कविताएं गाते सुना है। हाँ, मैं वही अटल हूँ जिसने आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। मैं वही अटल हूँ जिसके एक एक अदा पर विरोधी भी दाग देने से पीछे नहीं हटते थे। मैं वही अटल बोल रहा हूँ जो कारगिल युद्ध और बाबरी मस्जिद जैसे तमाम मुद्दों का प्रत्यक्षदर्शी रहा। मैं वही अटल हूँ जिसने विरोधी बनाए गए दुश्मन नहीं। मैं अपने भाषणों के लिए ज्यादा जाना जाता। मैं वही हूँ जिसने अपना देश सर्वोपरि है। मैं हमेशा कहता था, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं ऐसी रुखाई कभी मत देना। मैं वही हूँ जिसे आप न केवल एक नेता बल्कि एक प्रसिद्ध कवि और लेखक के रूप में भी जानते हैं। आज मैं आपके जीवन के बारे में आपको बताता हूँ। चलो वृत्तांत अपना नया सुनाता हूँ। मुझे जनवरी 1977 की वो सर्द शाम याद आती है। दिल्ली के रामलीला मैदान पर विपक्षी नेताओं की एक रैली थी। रैली यूं तो शाम 4 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन मेरी बारी आते आते रात के 9:30 बज चुके थे। जैसे ही मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए अपनी जगह से खड़ा हुआ तो वहां मौजूद हर शख्स तालियां बजाने से नहीं चुका। अचानक मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर लोगों की तालियों को शांत किया, अपनी आंखें बंद करी और एक मुशायरा पढ़ा। बड़ी मुद्दत से मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने। इसे सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट और भी तेज हो गई। यह शायद मेरा सर्वश्रेष्ठ रूप था और यह दिन मेरे जीवन का संपूर्ण महत्वपूर्ण दिन था, जिसे शायद कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन कड़ाके की ठंड और हल्की बूंदाबांदी के बीच लोग मुझे सुनने के लिए जमा हुए। आपको बता दो कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने लोगों को रैली में जाने से रोकने के लिए उस समय की सबसे सुपरहिट फिल्म बॉबी को दूरदर्शन पर दिखाने का निर्णय लिया था। उसके उपरांत लाखों की संख्या में लोग मुझे सुनने आए। मैं वो शख्स हूं जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि अ राइट पर्सन इन अ रॉन्ग पार्टी। मैं एक दक्षिणपंथी पार्टी का सदस्य होने के बावजूद भी मैंने कभी अतिवाद की राजनीति नहीं की। मैंने हमेशा राजनीतिक शिष्टाचार और मानवीय मूल्यों को तरजीह दी। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि राजनीतिक विरोधी होते हुए भी मेरे राजनीतिक गुरु नेहरू हुआ करते थे। मैंने हमेशा मेरे देश को तवज्जो दी, जिसका एक उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं कि उस समय की नरसिम्हा राव की सरकार ने मुझे एक विपक्षी नेता होते हुए भी भारत का प्रतिनिधित्व करने जिनेवा भेजा, जिसको देखकर पाकिस्तान भी भौचक्का रह गया था। मेरा जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। मेरे पिताजी श्री पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अध्यापक थे। मेरी माता श्रीमती राम कृष्णा देवी थी। हम उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी थे। आज आप मुझे एक कवि के रूप में भी जानते हैं, तो आपको बता दो कि ये गुण मेरे पिता से ही मुझ में आया। मैंने अपने बीए की शिक्षा विक्टोरिया कॉलेज से प्राप्त की, जिसे आज के समय में लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। मेरे पिता एक साहित्य कवि के साथ साथ राष्ट्र सेवक भी थे, इसलिए मुझ में बाल्यकाल से ही राष्ट्र सेवा की भावना जागृत हो चुकी थी। मैंने संघ में स्वयं सेवक की राह चुनी। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये राह मुझे राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्र के प्रधानमंत्री तक ले जाएगी। मैंने हमेशा अपने वक्तव्य से सबको अपनी ओर आकर्षित किया। मेरे संघ से जुड़ने के पीछे भी यही कहानी है। अच्छा, तो चलिए सुनते हैं वर्ष 1939 की बात। उस वक्त मैं 15 वर्ष का था। उन दिनों आर्य समाज की यूथ विंग आर्य कुमार सभा का बोलबाला हुआ करता था, जिसका उद्देश्य युवाओं का चरित्र निर्माण करना था। देश के तमाम गांव कस्बों में आर्य कुमार सभा की साप्ताहिक बैठकें हुआ करती थी। एक दिन मैं भी अपने दोस्तों के साथ इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचा।
वहीं वहां के वरिष्ठ कार्यकर्ता भूदेव शास्त्री से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरी वाक पटुता से इतने प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे संघ में शामिल होने के लिए कहा। मैं ठहरा राष्ट्र सेवक, मैंने तनिक भी देर किए बिना संघ में शामिल होने का निश्चय किया और यहीं से शुरुआत होती है मेरे राष्ट्र सेवक, जननायक एवं अटल प्रधानमंत्री बनने की एक स्वर्णिम यात्रा। मैंने अपने संघ के कार्य के दौरान ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ ही साथ 5 जन्य, राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक करता रहा। आज मैं जनता के बीच मुख्य रूप से अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण जाना जाता हूं। चलिए मैं आपको राजनीतिक सफर के बारे में बताता हूं। मैं राजनीति में तब आया जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा देश महात्मा गांधी के साथ खड़ा था। इसके बाद सर्वप्रथम 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन किया गया, जिसमें मैंने अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व भी किया। सन 1952 में पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से आम चुनाव लड़ा पर असफल रहा। वर्ष 1957 में पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचा। मेरे साधारण व्यक्तित्व के और जुझारूपन के कारण जवाहरलाल नेहरू ने उस समय मेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि एक दिन यह व्यक्ति आगे चलकर जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। इसके उपरांत मेरे लिए राष्ट्र सेवा, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। मैं प्रधानमंत्री बनता या नहीं, पर राष्ट्र सेवा में मैं अपना जीवन समर्पित कर चुका था। सन 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता की सरकार बनी। तब मोरारजी सरकार में प्रधानमंत्री बने और मुझे विदेश मंत्री का दर्जा मिला। मैं पहला ऐसा विदेश मंत्री था जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया। तत्पश्चात सन 1980 में जनता पार्टी टूटने के बाद मैंने लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य कुछ साथियों के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 1984 में जब आम चुनाव हुए तब बीजेपी को मात्र 2 ही सीटें मिली। तब सभी लोग हम हंस रहे थे। तब मैंने उनसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश में कमल खिलेगा। इसके बाद बीजेपी को मजबूत करने में मैं जुट गया। पार्टी मजबूत हुई तभी हम उसके साथ कार्य कर राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। इसके बाद 1989 में पार्टी ने 85 सीटें जीती और 1996 के लोकसभा चुनाव में 167 सीट जीतकर भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। उस समय मुझे पहली बार देश का प्रधानमंत्री चुना गया। हालांकि मेरी सरकार महज 13 दिन ही चली क्योंकि कई सहयोगियों ने पार्टी छोड़ दी। उस समय मैंने कहा था कि सत्ता हासिल करने के लिए अगर पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन कर अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मैंने यहाँ गठबंधन का सबक सीखा और 1998 में फिर एनडीए के गठबंधन की सरकार बनी जो 13 महीने ही चली। इसके बाद 1999 में फिर भाजपा सरकार आई और इसके बाद मैं बतौर प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया। मैं पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना जिसने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई। 26 पारियों के साथ सरकार चलाने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री था। मैं 1996 से लेकर 2004 तक 3 बार प्रधानमंत्री बना। वो उससे पूर्व में 9 बार लोकसभा सांसद भी रहा। मुझे पता था कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए 3 चीज सबसे महत्वपूर्ण है: राष्ट्र की सुरक्षा, सर्व शिक्षा और रोजगार। मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन काल में इन्हीं 3 चीजों को महत्व दिया। मेरे प्रधानमंत्री रहते हमने प्रथम 11 मई में 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका ने हमें रोकने की पूरी कोशिश की पर हम रुके नहीं, हम डरे नहीं। पोखरण की सफलता के बाद जब मुझसे पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, तब मेरा एक ही जवाब था, नो फर्स्ट यूज, हम पहल नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने सहज महसूस किया कि अब मेरा राष्ट्र मजबूती और विकास की ओर बढ़ रहा है, सशक्त बन रहा है। दूसरा, मेरा यह मानना है कि हम मित्र बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। मैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने का भी अथक प्रयास किया। इसके लिए दिल्ली से लाहौर के बीच बस की सेवा का आरंभ किया। वो स्वयं भी पाकिस्तान में सफर किया क्योंकि पाकिस्तान तो कारगिल जंग की तैयारी में था। कारगिल में युद्ध छिड़, किंतु हमारे जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कारगिल पर 26 जुलाई 1996 को विजय हासिल की। इसी बीच एक किस्सा बताता हूं। एक बार एक पाकिस्तानी पत्रकार महिला ने मुझसे पूछा कि आप अविवाहित हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं।
परंतु मैं मुंह दिखाए की रस्म में कश्मीर चाहती हूँ। तो मैं भी उनसे कहा, ठीक है, मैं आपके मुंह दिखाए की रस्म में कश्मीर दे दूंगा, किंतु मुझे फिर दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देश के विकास योजनाओं के बाद कहो तो मैं अपनी सरकार के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चलाई, जिसने देश के 4 बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया। मैं जानता था कि इससे न केवल शहरों का विकास होगा, बल्कि जो गांव भी इस योजना से जुड़ेंगे उनका भी विकास होगा तथा रोजगार का सृजन होगा। इस योजना के द्वारा लाखों लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई। देश के विकास का प्रमुख साधन है सर्व शिक्षा। इस स्वप्न के साथ ही बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले, हमने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना की, जिसके चलते मात्र 4 सालों में ही स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 60% से कम हो गई। इनके अतिरिक्त टेलीकॉम नीति, राष्ट्रीय उद्योगों को फ्री लाइसेंस सुविधा, उद्योगों को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन, राष्ट्रीय व्यापार संगठन आदि का गठन कर राष्ट्र के आधारभूत संरचना को मैंने मजबूत बनाने का कार्य किया। मेरे जीवन में मेरे लिए उपलब्धियों से बढ़कर केवल राष्ट्र सेवा मायने रखती है। मेरे व्यक्तित्व के अनुसार मैं अपने उपलब्धियां बताता नहीं, फिर भी चलो आज आपको बता देता हूं। मुझे सन 2015 में बांग्लादेश सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश की मदद करने के लिए दिया गया। 2015 में एमपी के भोज मुक्त विद्यालय ने एवं कानपुर के विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि भी दी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार और 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार व लोकमान्य तिलक पुरस्कार तथा सन 1992 में पद्म विभूषण नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त मुझे 27 मार्च 2015 को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। मैं अपने अन्य प्रमुख कार्यों की बात करूं तो 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं हवाई अड्डा का विकास, नई टेलीकॉम नीति तथा कोंकण रेलवे की शुरुआत की, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाहकार समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति का भी गठित किया। आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री का सम्मेलन, ओडिशा के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र के लिए शासकीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया, आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त किया, ग्रामीण रोजगार सृजन एवं विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की। मैं आपको अपने कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाओं के बारे में बताता हूँ, जिसमें है तू तन मन हिंदू जीवन रगरगे, मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, कैदी कविराय की कुंडलियां और सबसे प्रमुख है मेरी 51 कविताएं। मैं आज भी यही कहता हूं कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं एक ऐसा देश प्रेमी था जिसने सदैव सत्ता से परे देश की सेवा के लिए कार्य किया। दोस्तों, भारत के श्रेष्ठ प्रधानमंत्री में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन 10 अगस्त 2018 को हुआ। वे चाहे प्रधानमंत्री पद पर रहे हो या नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की, या फिर उनकी अपनी ही कविताओं की नपी तुली और विचार मगन टिप्पणियां करने से वे कभी नहीं चूकते थे। उनके विचार, उनका गौरव, उनके राष्ट्र को समर्पित सेवा के लिए आज भी वो हम सभी लोगों के दिलों में जीवित है। जय हिंद। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं।